हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों मैं पांडव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज आप लोगों को इस क्लास में क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का ये एनसीईआरटी बुक में जो है 6th चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम नाम है। जैव प्रक्रम का मतलब हुआ जीव का जो है सजीव जो होता है मतलब जैव जो हुआ, इसका मतलब हुआ जीव। जीव का मतलब हुआ सजीव। जीव हम लोग किसको कहते हैं? जो सजीव का जिसमें गुण धर्म हो उसी को हम लोग जीव बोलते हैं। तो सजीव जो होता है उसमें जो बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, क्रियाकलाप होती है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो उसी को हम लोग जो है शॉर्ट में बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो यहाँ देखिए आपको हमने जैव के बारे में बता रखा है। जैव का मतलब हुआ सजीव। जैव का मतलब हुआ सजीव। और आप लोगों को पता है सजीव क्या होता है? जो वृद्धि करता है, जिसमें कि समय के साथ जो है साइज में वृद्धि होता है, या जो श्वसन की क्रिया करता है, या जो अपना स्थान को एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करता है। और अजैव का मतलब हुआ निर्जीव, जो कि अपने आप में कुछ भी वृद्धि नहीं करता है, जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, जो श्वसन की क्रिया नहीं करता है, या जो है मतलब अपने आप में कोई भी चेंजिंग बदलाव नहीं करता है। तो जैव आप लोग समझ गए, अजैव भी समझ गए। इन दोनों में अंतर जो हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो सजीव और निर्जीव से जो है आप पिछले क्लास में भी परिचित होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए। देखिए यहाँ पर जो है दोनों में जो डिफरेंस हम आपको बताए हैं कि सांस लेना, सजीव जो होगा उसमें सांस लेना मतलब श्वसन क्रिया का एक लक्षण होगा। स्थान परिवर्तन जो कि सजीव होगा या जैव होगा। वृद्धि करना, वृद्धि मतलब अपने आकार में वृद्धि करे या अपने जिस मतलब एरिया में वृद्धि करे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ विकास होगा, तो वो सजीव होगा। उसके बाद मरम्मत एवं अनुरक्षण की आवश्यकता। मरम्मत का मतलब हुआ मान लीजिए वह बीमार पड़ गया कभी, या उसमें कोई बीमारी आ गया, या किसी प्रकार उसमें रोग हो गया, तो उसका इलाज करवाना ही मरम्मत हुआ। अनुरक्षण का मतलब हुआ उसका देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना। तो हम लोग सजीव का ही देखभाल करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो निर्जीव का भी करते हैं देखभाल सुरक्षा, लेकिन उसकी चोरी होने की वजह से नहीं, तो उसकी यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन वो तो निर्जीव होती है। अनुरक्षण की आवश्यकता निर्जीव में भी होती है, लेकिन सजीव में मतलब कि सजीव में जो है बहुत इमीडिएटली होता है, बहुत जल्द होता है। यदि उसका अनुरक्षण हम जो है सही से नहीं करते हैं समय पर, तो वह जो है अपना जो अस्तित्व उसका सजीव का है वो खो सकता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे जैव और अजैव में डिफरेंस, अंतर। नेक्स्ट आप लोगों के लिए पॉइंट है ये उत्तक क्या होता है। उत्तक आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे। कोशिका का जो समूह होता है उसी को हम लोग उत्तक बोलते हैं। कोशिका के समूह का मतलब हुआ एक से अधिक कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है। ये जो उत्तक होगा कोशिका से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट आपका जाता है जैव प्रक्रम किसको हम लोग कहेंगे। जैव प्रक्रम देखिए इसका डेफिनेशन आपको हम पहले समझा चुके हैं। वे सभी क्रियाकलाप जो मिलकर जीवों के शरीर का अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो वे सभी क्रियाकलाप, जीव जो है सजीव जो भी वे सभी क्रियाकलाप करती है, मतलब अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को विकास करने के लिए, अपने शरीर का पोषण करने के लिए, उन सभी प्रक्रम को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आपको यदि कहीं भी समझने में परेशानी हो या कोई भी आपका सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पोषण। अब हम लोग पोषण किसे कहते हैं? तो जीवों के द्वारा ऊर्जा को भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रिया। जैसे कोई भी जीव है उसे कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और आप लोगों को पता है कि हम लोगों को ऊर्जा या कोई भी जीव को ऊर्जा जो मिलती है वह भोजन के पाचन या भोजन अंदर लेने के पश्चात भोजन का जो है अपचयन होता है या अपघटन होता है,
उसके बाद हम लोगों को उनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो पोषण जो होता है, कोई भी जीव जो है उसके द्वारा ऊर्जा को भोजन तथा शरीर के अंदर, भोजन तथा ऊर्जा जो हम लोग लेते हैं भोजन में भी लेते हैं, उसके बाद शरीर के अंदर प्रवेश होता है, उसके बाद शरीर में हमें विभिन्न प्रकार की जितने भी सिस्टम है कार्य करने वाले, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, ऊर्जा को जो है भोजन तथा शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया या प्रक्रम बोल सकते हैं, को हम लोग पोषण कहते हैं। तो आप लोग जो है सभी पॉइंट्स का नोट्स लिख कर ज़रूर बनाएं, और आप लोग यदि नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा जो है वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लें। तो पोषण किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मतलब ये स्टार पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है पृथ्वी पर जीवन किन अणुओं पर आधारित है। देखिए ये पृथ्वी जो है, इस पर जो जीवन है आधारित एक मुख्य अणु है जिसको हम लोग कार्बन अणु बोलते हैं। ऐसा कोई भी निर्जीव या सजीव पदार्थ नहीं है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, थोड़ी हो या बहुत हो, भोजन हो या खाद्य पदार्थ, हम लोग पर डे कार्बन अणु का ही उपयोग करते हैं, कार्बन का, लेकिन हम लोग उसको यदि जानकारी नहीं है तो समझ नहीं पाते हैं। तो पृथ्वी पर जो जीवन है एक कार्बन अणु जो है उन पर आधारित है, और अन्य अणु पर भी आधारित है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन अणु आपको प्रत्येक पदार्थ में मिलना आवश्यक है, ज़रूर ही मिलेगा आपको। इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन किन अणुओं पर मुख्य रूप से आधारित है, तो कार्बन अणु हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये टॉपिक जो है पॉइंट, श्वसन। हम लोग श्वसन किसको कहते हैं। देखिए श्वसन क्रिया क्या होती है, वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन में उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। जैसे हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम लोग जो प्राणी हैं, जीव हैं, सजीव हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जितना भी शरीर में कोशिका है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का शरीर जो बना है कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका को जितना आवश्यकता होता है उसके अनुसार, मतलब जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगा उतना ही ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेंगे, उसके अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन, मतलब हम लोग जो कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वह टूटता है, बिना ऑक्सीजन का नहीं टूट सकता है। श्वसन की क्रिया जो है भोजन को तोड़ने में बहुत मदद करती है। तो उपयोग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो आपको इसका डेफिनेशन याद हो गया होगा कि वायुमंडल मतलब जहाँ बहुत सारा वायु होता है, ये जो पूरा खुला एरिया है जिसमें गैस हवा चलते रहती है, इसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार, मतलब कोशिका को जितना आवश्यकता है ऑक्सीजन का उसके अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन, मतलब टूटना, विघटन में उपयोग करना ही श्वसन कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आपसे हम 2 पॉइंट बात करेंगे। आपका एक पॉइंट आ जाता है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इस संसार में जो है जीव 2 प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब यहाँ कोशिका के अनुसार, हम अन्य तो बहुत सा प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो कोशिका के आधार पर यदि हम जीव को बांटें तो वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। वह होता है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब हुआ जिस जीव का शरीर, एक कोशिकीय जीव का मतलब हुआ जिस जीव का शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय का मतलब हुआ कि जिस जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो देखिए एक कोशिकीय जीव में क्या खासियत होती है। एक कोशिकीय जीव जो होती है वह वायुमंडल से सीधे पूरी तरह संपर्क में रहता है, मतलब उसका पूरा शरीर जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है, कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होता है सीधे संपर्क में वायुमंडल से नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीव का शरीर संपर्क में रहता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा अंग है जो वायुमंडल के संपर्क में नहीं है। जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग के माइंड के अंदर जो कुछ पार्ट काम करता है, या पेट के अंदर, या हमारे मतलब छाती के अंदर जो कुछ
सिस्टम काम कर रहा है वह वायुमंडल के संपर्क में नहीं है, लेकिन उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वही यहाँ पे आपको डिफरेंस समझा रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसका पूरा शरीर जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने में सक्षम होता है, और प्रत्येक अंग जो है उसका वायुमंडल से संपर्क में होता है एक कोशिकीय जीव का। और बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसका सभी अंग जो है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होता है, मतलब वायुमंडल के संपर्क में नहीं होता है। तो इसीलिए जो है एक कोशिकीय जीव जो होता है यह एक ही अंग से सभी कार्य कर लेता है। यह जो है एक ही अंग से सभी कार्य कर लेता है, मतलब उत्सर्जन का कार्य हो, मतलब कोई अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य हो, या कोई पदार्थ को लेने का कार्य हो, एक ही अंग से कर लेता है। लेकिन यहाँ यदि हम देखें बहुकोशिकीय, तो इसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग होता है। जैसे हम लोग जो हैं बहुकोशिकीय प्राणी हैं, तो हम लोग को सांस लेने के लिए एक अलग तंत्र है, उत्सर्जन के लिए एक अलग तंत्र है, मतलब कि अलग अलग तंत्र है, मतलब भोजन करने के लिए एक अलग मार्ग है। तो इसी प्रकार से जो है बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसका जितना भी कार्य होता है अलग अलग, और सभी अलग अलग अंग से होता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो किसी अलग अंग से, सुनते हैं किसी अलग अंग से, बोलते हैं किसी अलग अंग से, स्वाद लेते हैं किसी अलग अंग से, मतलब यही जो है लक्षण है बहुकोशिकीय जीव का। लेकिन एक कोशिकीय जीव जो है एक ही अंग से सभी कार्य करता है, और यह वायुमंडल में सीधे संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय जो है सीधे संपर्क में नहीं रहता है वायुमंडल से, और अलग अलग अंग से अलग अलग कार्य करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट अगला पॉइंट जो आपको बताएंगे हम, वह है उत्सर्जन। वह क्या है? उत्सर्जन। अभी हम उत्सर्जन की बात एक बार पिछले पॉइंट पर किए थे। देखिए, उत्सर्जन का मतलब होता है वैसी प्रक्रिया या प्रोसेस जिसके द्वारा शरीर में बने अनावश्यक पदार्थ एवं हानिकारक पदार्थ का शरीर के बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। पदार्थ का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मतलब कोई ऐसा पदार्थ शरीर में बन जाता है, जैसे मान लीजिए पसीना हो गया, या मैल हो गया, या मल त्याग हम लोग करते हैं, बहुत ऐसा पदार्थ शरीर में बनता है जिसका शरीर को आवश्यक नहीं है, तो हम लोग उसे स्नान करके बाहर करते हैं या किसी प्रोसेस से बाहर करते हैं। तो वही जो प्रोसेस होता है या प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब हुआ अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। और आपको उत्सर्जन जब समझ में आ गया तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि उत्सर्जी पदार्थ किसको कहेंगे। काहे कि आपके एग्जाम में उत्सर्जन और उत्सर्जी से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो शरीर में अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं, मतलब शरीर में उसका ज़रूरत नहीं होता है, जो हानिकारक भी होते हैं और अनावश्यक होते हैं, उनको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, या अवशेषी अंग भी कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स हम लोगों के शरीर में अवशेषी अंग है, उसका कोई कार्य नहीं है। जैसे पसीना हो गया, मैल हो गया, मल हो गया, अवशिष्ट पदार्थ इत्यादि, ये सभी जो शरीर के अंदर है, ये जो है एक प्रकार से उनका शरीर में कोई कार्य नहीं है, वह हानिकारक है। यदि हम लोग 4 दिन तक लेटरिंग नहीं करते हैं, 2 दिन तक, समझिए वह हानि करेगा, शरीर के अंदर बीमारी फैलाएगा, बहुत सारी बीमारी। तो यह सब जो है अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ होते हैं, इन्हीं को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है और उसका हम आंसर जो है आपको एक व्याख्या के रूप में देंगे। जैसे पहला आपका है बहुकोशिकीय एवं एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति। अभी आपको पिछले जो अभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पॉइंट जो बताए पिछला, उसमें आपको हम बताए एक कोशिकीय जीव जो है सारा कार्य एक ही अंग से करता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव का जो है कार्य अलग अलग कार्य जो है अलग अलग अंग से होता है। जैसे सांस लेने का काम हो जाए या भोजन करने का काम हो जाए, एक कोशिकीय जीव का तो वह विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है, छोड़ता है। मतलब शरीर का कोई भी अंग ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है एक कोशिकीय का, लेकिन बहुकोशिकीय में जो है ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए किसी खास अंग की ज़रूरत
होती है, किसी खास अंग द्वारा, निश्चित अंग द्वारा जो है वह ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है और उसी मतलब खास अंग द्वारा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, जिसको हम लोग श्वसन तंत्र बोलते हैं। बहुकोशिकीय में श्वसन तंत्र होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना। तो आपको समझ में आ गया। एक कोशिकीय जीव जो है विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और बहुकोशिकीय जीव जो है किसी खास अंग द्वारा जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं उसके द्वारा श्वसन लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब जो है आपका आ जाता है ये जो पॉइंट है, कोई वस्तु सजीव है तो कैसे, आपसे ये क्वेश्चन है। तो आप जो है हमें इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ा डिटेल्स में लिख करके बताइए कि कोई जो वस्तु है उसको सजीव कैसे कहेंगे। हम आपको जो है वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुके हैं कि कोई वस्तु सजीव है तो उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है, उसमें क्या क्या बदलाव आ सकता है, सजीव और निर्जीव, जिसको हम लोग जैव और अजैव आपको ऊपर में समझा चुके हैं। तो आप हमें जो है यदि आप इसका जवाब देते हैं तो हम समझेंगे कि आप जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए। हाँ, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, यदि नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और यदि बहुत अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सपोर्ट करें। और टेंशन फ्री स्टडी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई ख़ास टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। तो हम लोग मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत को ईमानदारी से एक अच्छी मुकाम दीजिए। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।